बेसिकली अभी जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। काफ़ी लोगों का डाउट था कि ये कैलकुलेट कैसे होता है, ऑफर कैसे आते हैं, ये वो मेजर जो क्वेरी है, सबका डर जो होता है कि बिल्डर आएगा देगा क्या, कैसे देगा, क्यों देगा, उसका सोल्यूशन कैसा है और कैसे जाना है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एकदम रॉ टर्म से चालू करते हैं। आर्किटेक्ट मतलब क्या? आर्किटेक्ट मतलब वो टेक्निकल पर्सन जिसने ट्रेनिंग लिया है फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज, जिसने बीआर का डिग्री हासिल किया है, जिसने लाइसेंस लिया है फ्रॉम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, वो प्रैक्टिस कर सकता है एज एन आर्किटेक्ट। उसका टेक्निकल नो हाउ क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से क्या बांध सकते हैं, कैसे बांध सकते हैं, क्यों बांध सकते हैं, वो आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट के अलावा जो दूसरे लोग रिक्वायर्ड होते हैं, आर्किटेक्ट में भी वैरायटी है। जो डिजाइन आर्किटेक्ट है वो सिर्फ डिजाइन करते हैं। लाइजनिंग आर्किटेक्ट, वो लाइजनिंग मतलब अप्रूवल लेके आने का। डिजाइनिंग लाइजनिंग मतलब वो डिजाइन करके गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके आने का, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका होता है। आरसीसी कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट ने जो डिजाइन किया है वो डिजाइन को खड़ा करने का जवाबदारी आरसीसी कंसल्टेंट का है। आरसीसी कंसल्टेंट का क्या काम है? स्टील कितना लगेगा, सलिया कितना लगेगा, कैसे लगेगा, बीम में क्या होगा, कॉलम में क्या होगा, फुटिंग में क्या होगा, वो टेक्निकल पर्सन, उसका जवाबदारी पूरा उस आरसीसी कंसल्टेंट का है। पीएमसी, पीएमसी मतलब एक टोटल बड़ा ग्रुप, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। एक प्रोजेक्ट मतलब बहुत बड़ी चीज होती है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। खाली आर्किटेक्ट का अकेले का काम नहीं है, ना ही खाली इंजीनियर का अकेले का काम है। तो पीएमसी के अंदर जैसे पहले बताया 4 स्तंभ है, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, सीए और लॉयर, लीगल। ये चारों टेक्निकल टीम मिलके एक प्रोजेक्ट को आगे लेके जाते हैं, उसको पीएमसी बोलते हैं, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। जैसे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया है। हाँ, अभी हर एक छोटी छोटी चीजों पे आ जाते हैं। फिजिकल सर्वे मतलब क्या? फिजिकल सर्वे मतलब नक्शा। प्राइवेट सर्वेयर आएगा, वो एक सर्वे बनाएगा, वो सर्वे बना के आपको एक नक्शा दे देगा कि आपका बिल्डिंग है, उसका नक्शा कैसा है, वो प्लॉट एरिया कैसा है, उसका शेप कैसा है, आकार कैसा है, उसको फिजिकल सर्वे, प्राइवेट सर्वे बोलते हैं। एक दूसरा सर्वे होता है गवर्नमेंट सर्वे, टीएलआर। हर एक नक्शा जो होता है एक सरकारी रिकॉर्ड में भी होता है। तो सरकार अपना नक्शा नहीं वापरेगा, सरकार खुद का नक्शा वापरेगा, खुद का आदमी बेच के वो नक्शा बनवाएगा, कंफर्म करेगा। आजू बाजू वाले प्लॉट वालों के साथ मिलके भी हम लोग बोल देंगे ये हमारा प्लॉट है, वैसा नहीं चलेगा। आजू बाजू वालों के साथ मिलके हाँ इनका लाइन ये है, कंफर्म है, उसको टीएलआर बोलते हैं। 7/12, 7/12 ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट है। जैसे अपना आधार कार्ड होता है, अपना पैन कार्ड होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट हर एक बिल्डिंग, हर एक प्लॉट, हर एक प्रॉपर्टी के होने चाहिए। फ्लैट के नहीं होते, लेकिन ये जमीन होता है, जमीन का होता है। 7/12 के अंदर प्लॉट एरिया कितना है, किसके नाम पे, सर्वे नंबर क्या है, उसका आईडी कार्ड है। ये 6/12 मतलब फेरफार। अभी जैसे कन्वेंस आपने बोला, ये 6/12 में फेरफार का इम्पैक्ट आएगा, उसके बाद 7/12 में सोसाइटी का नाम चढ़ेगा। नहीं तो पहले लैंड ओनर का नाम या बिल्डर का नाम है। कन्वेंस होता है मतलब वो ट्रांसफर कर दिया, हाँ, उसका इम्पैक्ट होता है 6/12 में। अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान मतलब जैसे सर ने बोला कलेक्टर पासिंग लेआउट, ग्राम पंचायत, उस टाइम पे अथॉरिटी नहीं थे, तो अप्रूवल कहाँ से आता था? कलेक्टर से आता था, या फिर लोकल ग्राम पंचायत से होता रहेगा। पुराने जमाने में 40 साल पहले, राइट। आज के जमाने में वी हैव एन अप्रूवल अथॉरिटी व्हिच इज वीवीसीएमसी। बिफोर वीवीसीएमसी वी हैड सिडको, राइट। कारपेट एरिया, अभी सबका जो मेन कंफ्यूजन और सबका बेसिक प्रॉब्लम जो है वो है एरिया। आपका फ्लैट का एरिया जो आप अग्रीमेंट का एरिया पकड़ के चल रहे हो वो नहीं है, वो आर्बिट्ररी एरिया है, वो लोडेड एरिया है, वो बिल्टअप एरिया है। इट इज नॉट एन एरिया जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप कैलकुलेट कौन सी चीज कर सकते हो? आप कारपेट एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। कारपेट एरिया मतलब ये फ्लैट है, फ्लैट के अंदर का जो एरिया है, जो आप जहाँ पे चटाई बांध सकते हो आपके फ्लैट के अंदर पूरा, तो दैट इज कारपेट एरिया, राइट। सो आपको डील करना है कारपेट एरिया में ही, लोडेड एरिया में डील नहीं करना है। पुराने जमाने में लोडिंग 20% था अग्रीमेंट का एरिया, आपका कारपेट 400 का है, अग्रीमेंट में लिख दिया 500 का, वो लोडिंग 20% था। आज के जमाने में लोडिंग 55-60% तक चला गया है। और लोडेड एरिया में डील करेंगे, नुकसान अपना ही होगा। अपने को मुद्दे पे बात करना है, दैट इज कारपेट एरिया। सब लोग को, एवरीबॉडी, कारपेट एरिया में आपके साथ कोई धोखा नहीं हो सकता है।
बोथ आर डिफरेंट। ओके, गुड क्वेश्चन। मोफा एरिया होता था पुराने जमाने में जिसमें इंटरनल वॉल है वो काउंट नहीं किया जाता था। हाँ, जहाँ पे आप चटाई बांध सकते हो वो। अभी रेरा क्या है, रेरा नया कायदा निकाला, यूनिफॉर्म कर दिया। वो बोले बाहर की दीवार छोड़ के अंदर का सब आपका ही है ना, दीवार किसी और का नहीं है, दीवार भी आप ही का है, उसको भी काउंट कर दिया। बाहर का दीवार छोड़ के अंदर जितना भी है कारपेट एरिया एंड दीवार, वो रेरा एरिया हो गया। बिल्टअप इज सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। एफएसआई, एफएसआई मतलब क्या? एफएसआई मतलब आप कितना बांध सकते हो, बेसिक एकदम। एफएसआई 1 मतलब 1000 फुट का प्लॉट है, आप 1000 फुट बांध सकते हो। एफएसआई 2 मतलब 1000 फुट का प्लॉट है, 2000 फुट बांध सकते हो। एफएसआई 3 मतलब 1000 फुट का प्लॉट है, 3000 फुट बांध सकते हो। दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड एफएसआई। अभी कितना चल रहा है आपको भी बताता हूँ मैं। अभी एफएसआई जो है, अभी ये 1 का एफएसआई है। 1 का एफएसआई पूरा का पूरा प्लॉट पे आप खड़ा कर दो तो 1 का एफएसआई हो सकता है। आधा करके 3+1 कर दो तो भी 1 का एफएसआई है, बरोबर ना? आधा प्लॉट छोड़ा, आधा किया। आप ऐसे भी 1 का एफएसआई वापर सकते हो और आप ऐसे भी 1 का एफएसआई वापर सकते हो। मतलब एफएसआई आप जैसा ज्यादा ऊपर जाना है तो ऐसे सिकुड़ोगे और ऊपर जा सकते हो, और पूरा का पूरा चटाई वापर लोगे तो 1 में हो जाए। ये है डिस्ट्रीब्यूशन। यूडीसीपीआर के हिसाब से एफएसआई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस हिसाब से इन्होंने स्मार्टली रोड की चौड़ाई के हिसाब से सब कुछ कर दिया है। 9 मीटर के नीचे का रोड है तो बेस एफएसआई 1.1 है, उसके अलावा प्रीमियम पीडीएफ कुछ नहीं मिलेगा। इसके ऊपर एंसेलरी मिलेगा 60% जो 1.8 तक जाएगा। 9 से 12 मीटर का रोड है, मतलब 30 फुट से 40 फुट का अगर रोड है तो 1.1 बेस एफएसआई, 0.5 प्रीमियम देके खरीदना है, 0.4 प्रीमियम देके खरीदना है, सॉरी पीडीएफ खरीदना है तो 2 का हो गया। 2 के ऊपर 60% एंसिलरी पकड़ के 3.2। सो एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू रोड का चौड़ाई। रोड कितना आपका चौड़ा है उसके हिसाब से ये प्लीज डेफिनेटली जिसको फोटो लेना है आप ले लीजिएगा। नहीं, बिल्डिंग जिसको टच है, एक्सेस रोड, आप जिस रोड से बिल्डिंग के अंदर जा रहे हो वो पॉइंट। ये चौड़ाई है 40 मीटर का, इसको 30 मीटर एंड अबव का रूल अप्लाई होता है। मतलब 1.1 बेस एफएसआई, 0.5 प्रीमियम, 1.4 पीडीआर लेके मतलब कुल मिला के 3 का एफएसआई, 3 के ऊपर और एंसिलरी 60% बोलेगा तो 4.8। 1000 फुट का प्लॉट है तो 4800 फुट वो वहां पे बांध सकता है, राइट? अभी आते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे। जैसे मैंने आपको बताया हर एक प्लॉट का या फिर हर एक प्रॉपर्टी का एक बेस डॉक्यूमेंट होता है। जैसे हर एक आदमी का पैन कार्ड, आधार कार्ड होता है, वैसे ही 7/12 DLR और उसके साथ साथ फिजिबिलिटी रिपोर्ट शुड बी कंसीडर्ड अ बेस डॉक्यूमेंट। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट ही है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है आपके प्रोजेक्ट के साथ। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आपको पता चलता है कि आपका प्लॉट कितना है, आपका प्लॉट को एफएसआई कितना मिलेगा, क्योंकि कितना चौड़ा रोड है बाजू में, वो एफएसआई के हिसाब से आप कितना बांधकाम कर सकते हो। वो बांधकाम करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है आप कैलकुलेट करोगे कि वो बांधकाम के लिए अप्रूवल के खर्चे कितने लगेंगे, अप्रूवल चार्जेस जो भी है वो चार्जेस कितने लगेंगे। फिर दूसरे जो खर्चे हैं वो बांधकाम करने के खर्चे, आपको भाड़ा देना है, ब्रोकरेज और मार्केटिंग का खर्चा, सारे खर्चे उसमें आ गए, एवरीथिंग। उसके बाद ये कंपोनेंट है जहाँ पे मेन कंपोनेंट, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको ऑफर कितना मिल सकता है, ये रेवेन्यू कंपोनेंट है। रेवेन्यू कंपोनेंट में क्या होगा कि बिल्डर समझो 30,000 फुट बांध दिए, आपको 15,000 फुट दे दिया, उसके बाद 15,000 फुट बचा है, उसके बेसिस पे वो बेच के मार्केट में मार्केट रेट पे बेच के उसको रेवेन्यू कितना हो रहा है, रेवेन्यू के बाद वो जो खर्चा हो गया वो माइनस करके प्रॉफिट कितना हो रहा है वो यहाँ पे पता चलता है। हर एक प्रोजेक्ट में मिनिमम 35% के आजू बाजू का प्रॉफिट होना चाहिए बिल्डर का, क्योंकि साल का 12% तो उसका छूटना चाहिए कम से कम ब्याज। दैट इज द बेसिक लॉजिक। 3 साल प्रोजेक्ट चलता है तो अगर यहाँ पे उसका प्रॉफिट 50% है तो 35% तक लाने के लिए अपन अपना कितना मानसिक कर सकते हो उसको। दैट इज हाउ यू कैन गो 10%, 15%, 20%,
फिर अनाप शनाप मांगेंगे, उसका प्रॉफिट ही नहीं छूटेगा, तो रिस्क अपना है, सोसाइटी का है। अगर बिल्डर का प्रॉफिट नहीं होगा तो बिल्डिंग बनेगा क्या? सिंपल क्वेश्चन। Under no condition, and that is exactly the reason why self-redevelopment is getting promoted. Because self-redevelopment में profit का सवाल ही नहीं है, घर बनने का सवाल है। बैंक को पता चल गया कि ये इसको लोन देंगे, लोन ये लोग चुका लेंगे, हमको खातिर हो चुका है, तो वो लोन सैंक्शन कर देंगे। उनको 50% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट, 35% प्रॉफिट नहीं। ये रोड जो है, समझो रोड खाली 20 फुट का है, 6 मीटर का ही रोड है, लेकिन वो रोड बड़े रोड से आ रहा है तो आपकी सोसाइटी में आके खत्म हो रहा है, और वो 100 मीटर का डिस्टेंस है, तो आपको बड़े रोड का एक्सरसाइज मिलना है। डेड एंड, अगर डेड एंड है तो सो टेनेमेंट इंसेंटिव जो सर बोल रहे हैं, ये भी एक सहायता की है गवर्नमेंट ने। जो भी प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं हो रहा है, मोटा मोटी फिजिबल हो कि ना हो, सरकार के साइड से एक सपोर्ट है रीडेवलपमेंट पर लेके कि 15 स्क्वायर मीटर पर टेनेमेंट, पर लीगल टेनेमेंट ना, मतलब अगर आपको ब्लूप्रिंट में 2 मांगा है G+2 और थर्ड फ्लोर अगर ठोका हुआ है, इलीगल है, तो G+2 का ही कंसीडर करेंगे। 15 स्क्वायर मीटर पर टेनेमेंट मतलब 150 से थोड़ा ऊपर स्क्वायर फीट पर टेनेमेंट वो एक्स्ट्रा देते हैं, और मोटा मोटी उसका बेनिफिट सोसाइटी को इनडायरेक्टली मिल जाता है, क्योंकि बिल्डर उसको एफएसआई में काउंट करता है और वो अपना फिजिबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से आपको ऑफर प्रेजेंट करता है। वो कहना ऐसा है कि एक सोसाइटी रोड टच है, पीछे की 4-5 सोसाइटी दूसरी है, तो एफएसआई का पार्टनरी कैसे होगा इस केस में? अगर तो सारे के सारे सोसाइटी एक साथ जा रहे हैं रीडेवलपमेंट में, एक साथ जा रहे हैं, तो उसको वो जो बड़े रोड का सोसाइटी है उसी का एफएसआई मिलेगा एवरीबॉडी, अगर एक साथ जा रहे हैं।